तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और रीट की तैयारी में व्यस्त होंगे। और फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल विद इनसाइट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो है पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं कहाँ से क्या करना है आज। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है व्यक्तित्व के मापन की विधियाँ। लेकिन मैंने सोचा कि उससे पहले आपको एक दो सिद्धांत पढ़ा दिए जाएं व्यक्तित्व से रिलेटेड, जो कि मैंने कुछ क्वेश्चन देखे थे रीट में। तो मैंने सोचा कि कुछ इम्पोर्टेंट सिद्धांत जो पूछे जाते हैं उनको आपको समझाते चलें, उसके बाद हम व्यक्तित्व के मापन की विधियाँ पढ़ेंगे। तो व्यक्तित्व के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जो निम्न हैं। कौन कौन से हैं? फ्रायड का विश्लेषणात्मक सिद्धांत, कैटल का शील गुण सिद्धांत, मैस्लो का मानवतावादी सिद्धांत और शेल्डन का शरीर संरचना का सिद्धांत। तो आइए हम देखते हैं बारी बारी से इन सबको। तो सबसे पहले हम फ्रायड पे चलेंगे, क्योंकि फ्रायड एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर चाहे वो जिस भी मतलब शिक्षक बनने में, वो चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे आपका रीट हो, चाहे सी टेट हो, कहीं ना कहीं ये देखने को मिल ही जाते हैं। KVS DSSB प्राइमरी में तो ये आपको देखने को हर जगह मिल ही जाते हैं। और अगर आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड में भी आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रायड का विश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ फ्रायड। इनका पूरा नाम सिगमंड फ्रायड था। तो व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के दो मुख्य संप्रत्यय चेतन, अर्धचेतन व अचेतन तथा इदम, अहम व पराहम माने जाते हैं। ठीक है। फ्रायड ने अचेतन अनकॉन्शियस को व्यक्तित्व की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। तो इन्हें अचेतन को क्यों महत्वपूर्ण माना है हम इसको समझेंगे। तो फ्रायड ने व्यक्तित्व के विकास लैंगिक ऊर्जा या लिबिडो को स्थान देते हुए 5 लैंगिक अवस्थाएं मानी हैं। लेकिन इससे पहले हम जो चेतन, अर्धचेतन व अचेतन तथा इदम, अहम व पराहम को समझेंगे। तो अचेतन, जैसे कि अचेतन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण माना है। और जैसे कि हम एक उदाहरण लेंगे कि एक बर्फ़ का टुकड़ा है। ठीक है, एक बर्फ़ का टुकड़ा है और वो पानी में डूबा हुआ है, जो कि उसका जो है वो थोड़ा पार्ट वो ऊपर की तरफ है और ज़्यादा जो उसका भाग है वो नीचे की तरफ है। तो जो ज़्यादा भाग नीचे की तरफ है वो जो है वो अवचेतन में आएगा, उसे अवचेतन कहेंगे। तो अवचेतन क्यों कहेंगे? क्योंकि अवचेतन जो है वो जो है मतलब जो चेतन होता है वो वर्तमान स्थिति पे काम करता है, लेकिन जो अचेतन होता है वो हमारी जो है मतलब अंदर, कह सकते हैं कि वो बहुत ही मतलब अंदर होता है, जो छुपा रहता है। ठीक है, वो छुपा भाग रहता है। तो ये जो है ये आपके चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, ये तीनों में जो है पुल बना के, ये दोनों में पुल बना के रखता है। तो जो पानी के अंदर का हिस्सा है उसे अचेतन कहेंगे। ठीक है, ये हमारे जो वर्तमान बिहेवियर है, जो वर्तमान हमारा जो चल रहा है दिमाग में, या जो भी अनुभव आते हैं उनको जो है उन पे वो नियंत्रण रखता है, जो अचेतन होता है, जिसे अनकॉन्शियस कहते हैं। तो अचेतन जो होती है, जहाँ पे असामाजिक, अनैतिक व दमित इच्छाएं होती हैं, वहीं चेतन में सामाजिक रूप से स्वीकृति अनुभूतियाँ प्रबल होती हैं। तो चेतन, जैसे कि हम कह सकते हैं कॉन्शियस, जो हमारा बाहरी व्यवहार दिखता है वो चेतन के द्वारा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अचेतन में कभी कभी हम ऐसा व्यवहार करने लगते हैं, कैसी ऐसी हरकतें करने लगती हैं जो हमारे अचेतन में होती हैं, जो दमित इच्छाएं हैं वो कभी कभी बाहर की ओर आ जाती हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। क्योंकि असामाजिक व अनैतिक इच्छाओं की पूर्ति दैनिक जीवन में संभव नहीं हो पाती, इसलिए वे चेतन से हटकर दमित रूप में अचेतन में एकत्रित हो जाती है एवं व्यक्ति के व्यवहार को परोक्ष रूप, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती रहती है। तो आप समझ सकते होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब अगर हम यहीं पे बात करें ईड, अहम और पराहम की, तो ये तीनों जो है घटकों को विशेष महत्व दिया था। तो ये तीनों घटक जो है वो, जैसे कि इदम जो है वो जन्मजात प्रकृति होती है, और जो है इसमें मुख्य रूप से व्यक्ति मूल व जन्मजात वासनाएं, प्रवृत्तियाँ
तथा दमित इच्छाएं आदि आती हैं। इदम किसी भी तरह का तनाव नहीं सह सकता है, मतलब इदम जो है वो किसी भी प्रकार का तनाव नहीं सह सकता, तब बिना किसी बाधा या इंतजार के तत्काल आनंद, सुख व संतुष्टि प्राप्त करना चाहता। तो इदम जो होता है, कहने का मतलब यह है कि इदम जो होता है वो आनंद और सुख की प्राप्ति, मतलब प्राप्ति पे ध्यान देता है। इदम आपने देखा होगा बच्चों में बहुत इड होता है, वो जो है मतलब वो इसीलिए सेल्फ सेंटर्ड भी होते हैं कि उनको अपनी खुशी और अपनी आनंद ही, मतलब वो और सुख संतुष्टि ही चाहिए होता है। ठीक है, तो इसके विपरीत अगर हम बात करें अहम की, तो ये वास्तविकता से संबंध रखता है तथा व्यक्ति को वास्तविक परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने में के लिए प्रेरित करता है। तो इदम जो है, इड जो है हमारी जन्मजात शक्ति है, और जो है वो सुख संतोष और जो है मतलब कह सकते हैं कि इच्छाओं, है ना, इच्छाओं पे मतलब उसको तत्काल आनंद चाहिए होता है, और वो किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं झेल सकता है, जो इदम होता है। और जो यहीं पे अहम होता है, जो अहम होता है वो जो है वो वर्तमान वास्तविकता पे निर्भर होता है, और ये जो है कह सकते हैं कि मतलब वास्तविकता से संबंध रखता है और व्यक्ति को वास्तविक परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने में के लिए प्रेरित करता है। अहम आंशिक रूप से चेतन एवं आंशिक रूप से अचेतन में कार्य करता है। तो जो अहम जो है वो आंशिक, मतलब वो अचेतन और चेतन दोनों में कार्य करता है। अब अगर हम पराहम की बात करें तो अहम की, और अगर हम यहाँ पे बात करें पराहम की, तो ये पूरी तरह से जो है चेतन मन, मतलब वास्तविकता, चेतन कहाँ, कॉन्शियस मन में पूरी तरह से मतलब प्रभावी नियंत्रण क्या बोलते हैं शामिल होता है, और उस पर निर्धारित होता है, और यह जो है सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है, और जो है मतलब अपने दृढ़ तथा क्रियाशील होने से संघर्ष स्थायी रहता है, मतलब जो पराहम है। तो इदम तथा पराहम अहम वास्तविक जगत का था, पराहम सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि जो इदम है, इदम तथा पराहम के बीच बार बार संघर्ष का होना सामान्य है। सामान्य इसलिए है क्योंकि जो पराहम है वो पूरी तरह से चेतन में मतलब कहते हैं शामिल होता है, निर्धारित, और जो इदम है वो चेतन और अचेतन में दोनों होता है, और अवचेतन में ज़्यादा होता है। इदम जो कि जन्मजात होता है, तो इसीलिए वो अनकॉन्शियस को ज़्यादा वो करता है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा हम नहीं समझाएंगे क्योंकि कभी डिटेल से हम इसको फिर पढ़ेंगे। और अगर हम बात करें फ्रायड ने अचेतन व्यक्ति से अत्यंत महत्वपूर्ण माना, ये हो गया। अब अगर हम दूसरी बात करें तो फ्रायड ने व्यक्तित्व के विकास, लैंगिक ऊर्जा, लिबिडो को प्रमुख स्थान देते हुए 5 मनोलैंगिक सिद्धांत जिसे साइकोसेक्सुअल मतलब स्टेज कहा है, माना है। तो लिबिडो क्या होता है, लिबिडो जो होती है एक कह सकते हैं कि यौन इच्छा या तीव्रता या उत्तेजना या जो भी आप कहिए, तो वो लिबिडो जो होता है वो जन्मजात होता है, और ये जो लिबिडो है वो इड में पाया जाता है। इड भी जन्मजात होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी कि लिबिडो जो है किस में पाया जाता है, तो ये इड में पाया जाता है। ठीक है, और इन्होंने जो है इसी के साथ 5 मनोलैंगिक जो साइको सेक्सुअल एनर्जी हैं या कह सकते हैं, उनको 5 मनोलैंगिक संस्थाओं में साइकोसेक्सुअल स्टेज में बांटा है। तो लिबिडो जो क्या है, लिबिडो जो है एक सेक्सुअल एनर्जी है ना, जो इड में होती है और ये जन्मजात होती है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। तो आइए सबसे पहले हम मुख्यावस्था देखते हैं, कौन कौन सी 5 अवस्थाएं हैं। तो सबसे पहले जो है एक है मुख्यावस्था, जिसे ओरल स्टेज कहते हैं, और जो है ये है गुदावस्था, शिशनावस्था, अव्यक्तावस्था और जनेंद्रिय अवस्था। ठीक है, जिसे इंग्लिश में ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज, और जो है आपका जेनाइटल स्टेज कहते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे कैसे, OAPLG, है ना, ओ आप या आप इसका जो भी बना सकते हैं, जैसे आप याद रख सकते हैं OAPLG, है ना, तो इसको याद रखिएगा आप, ऐसे तो याद रहेगा। तो सबसे पहले हम इसके मुख्यावस्था पे चलते हैं। तो मुख्यावस्था ओरल स्टेज क्या होता है, पहले तो हम देखेंगे। सबसे पहले तो जो ओरल स्टेज होता है ये जो है मतलब क्या होता है, ये मुख के द्वारा जो है मतलब अपना क्या करते हैं कि अपनी जो इच्छाएं होती हैं वो चूसता है, मतलब वो पूर्ण करता है।
तो सबसे पहले हम मुख्यावस्था को समझेंगे। तो मुख्यावस्था जो होती है, जैसे कि ये बालक के जन्म से 1 वर्ष तक मतलब रहती है। तो इसमें इसमें बालक क्या करता है, जैसे चूसना, काटना, है ना? वो जो है मुँह में अंगूठा डालना, है ना? मुँह में अंगूठा डाल के चूसता है, निगलना, काटना। तो ये आदि से लैंगिक सुख प्राप्त करता है। तो लैंगिक सुख इसको कैसे प्राप्त होता है? अंगूठा चूसने से या काटने से या निगलने से। आप कई दफ़े मतलब कई बार देखे होंगे कि जो बालक है वो अगर मतलब अपनी माँ का जो है फीडिंग कर रहा है, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, तो भी उसमें उसको लैंगिक सुख की प्राप्ति होती है। तो स्पष्ट है कि इस अवस्था में जो है कामुकता क्षेत्र मुख पर केंद्रित होता है। तो ये जो इसमें कामुकता क्षेत्र है, जो कि जैसे कि यौन जो इच्छाएं हैं वो हमारे यहाँ हमारे जन्मजात बालक के मतलब जो है कि बालक में जन्मजात देखी जाती हैं। तो वही फ्रायड ने बताया है कि इसमें जो है जो कामुकता क्षेत्र है, जो मतलब यौन इच्छाएं हैं, वो मुख पर ही केंद्रित होती हैं। मुख्यावस्था में मुखवर्ती उत्तेजन के कम होने पर कालांतर में मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व ओरल पैसिव पर्सनैलिटी एवं अधिक होने पर आक्रामक व्यक्तित्व मतलब अग्रेसिव पर्सनैलिटी विकसित होती है। ठीक है। मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आशावादी, सहयोगी, विश्वासी पर निर्भर होते हैं, जबकि मुखवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति निराशावादी, प्रभुत्ववादी, शोषक पर उत्पीड़क होते हैं। तो आपने समझ लिया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि जो फ्रायड ने बताया है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, फ्रायड ने बताया है कि जो जैसे कि जो मुख्यावस्था ओरल स्टेज है, तो इसमें क्या करता है, जैसे कि किसी भी बालक में यौन इच्छाएं वो जन्मजात होती हैं, जिसे लिबिडो कहा गया है, जो कि ईड में होता है, और इसको सेक्सुअल एनर्जी या लिबिडो बोलते हैं। इन्होंने फ्रायड ने लिबिडो जो है नाम दिया है। और इसका जो अगर मुख्यावस्था की बात करें तो ये जन्म के 1 वर्ष तक मतलब बना रहता है। और ये जो है इस मुख्यावस्था जो है कामुकता क्षेत्र जो है वो मुख पे ही केंद्रित रहता है। इसमें काटना, चूसना और निगलना जो है उसी से सुख प्राप्त, आनंद प्राप्त करता है बालक। तो इसमें जो अगर ये कम हो गई तो इसमें बालक जो है निष्क्रिय हो जाएगा, मतलब निष्क्रिय एकदम प्रवृत्ति का हो जाएगा। अगर इसमें ज़्यादा हो गई तो जो है वो मतलब अग्रेसिव होगा। तो ये कहने का मतलब है कि उसी स्टेज पे वो अटका रहता है, अगर कम ज़्यादा या कुछ भी हो जाए होगा तो। अब अगर हम दूसरे की बात करें तो ये आपका हो गया गुदावस्था। गुदावस्था जैसे इसमें क्या होता है कि इसे एनल स्टेज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बालक जो है वो एनल से मतलब एनल से ही मतलब सुख, यौन इच्छा या कामुकता अपना जो है क्षेत्र जो है वो एनल को मानता है। इसमें क्या करते हैं बालक की जो है अपने अंगों को छूना, या जो है बोलेंगे कि मतलब अपने प्राइवेट अंगों को छूना, या जो है मतलब सूसू और पॉटी को रोक के रखना, तो उससे ही उनको आनंद मिलता है। तो गुदावस्था में कम उत्तेजना होने पर गुदा धारणात्मक व्यक्तित्व विकसित होता है, जो क्रमबद्धता, कंजूसी, आग्रह, समनिष्ठा जैसे गुणों से व्यक्त होता है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और जो गुदावस्था है, जो यह अवस्था 3 वर्ष तक होती है। तो इसमें जो है गुदावस्था की बात अगर हम करें तो गुदावस्था जो है जो 1 वर्ष के बाद होती है, 1 वर्ष से 3 वर्ष तक देखने को मिलती है। तो इसमें जो है बालक क्या करता है, मैंने बोला ना कि सूसू पॉटी रोक के जो है मतलब अपना जो है मतलब कामुकता या जो भी कहिए अपनी धारणा जो है वो मतलब वही कम मतलब उत्तेजनाएं विकसित करता है। ठीक है। तो या जो है उसी से अपना आनंद, उसको उसी में आनंद आता है। तो आप समझ गए होंगे। अगर हम तीसरे की बात करें शिशनावस्था, तो इसे फैलिक स्टेज कहते हैं। फैलिक स्टेज में होता है कि यह जन्म से 3 वर्ष के बाद होता है, 3 वर्ष के बाद में होता है। और जो है यह अवस्था कामुकता का क्षेत्र लिंग या योनि पर केंद्रित होता है। ठीक है। यह अवस्था 3 वर्ष से प्रारंभ होकर 4 से 6 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में लड़का पिता से डरता है कि वे उसका लिंग कटवा देंगे, मतलब उसका जो है पिता से अपने लगाव नहीं होता है, वो पिता से डरता है। उसका लगाव जैसे अगर लड़का है तो उसकी माँ का लगाव ज़्यादा होगा, अगर लड़की है तो उसका माता से लगाव ज़्यादा होगा। जैसे मतलब उसको लगता है कि एक कहानी आपने पढ़ा होगा कि लगता है कि उसका मतलब जो है पिता जो है वो लिंग कटवा देंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, लड़का अपनी माँ से लगाव कर रखता है, जिसे फ्रायड ने मात्र मनोग्रंथि मतलब ओडिपस कैम्पस कहा है। यहाँ पे ध्यान देने वाली है ओडिपस कैम्पस, है ना, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, माफ़ करिएगा, ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा है। और अगर हम यहाँ पे मतलब लड़का लड़की अगर पिता और मतलब
मतलब पिता, और अगर उसकी बात करें पितृ मनोवृत्ति जैसे कहेंगे तो उसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो यहाँ पे क्या होती है कि लड़की जो है अपनी माँ से नफरत करती है, सोचती है कि माँ ने उसे लिंग से वंचित कर दिया हो। और वहीं अगर इलेक्ट्रा की बात करें तो इलेक्ट्रा में जो है वो पिता और बेटी का प्रेम आपको देखने मिलता है, वो उनके प्रति आकर्षित होती है। और जो अगर लड़का है वो अपने पिता से नफरत करता है। तो आपने देखा भी होगा कि जो माएँ होती हैं वो, जो बेटे होते हैं वो अपनी माँ को ज़्यादा मानते हैं, और जो बेटियाँ होती हैं वो अपने पिता के ज़्यादा करीब होती हैं। तो ये फैलिक स्टेज में होता है, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें अव्यक्तावस्था की, जिसे लेटेंसी स्टेज कहा जाता है। अगर हम जैसे कि अव्यक्तावस्था, जिसे आप नाम से समझ गए होंगे लेटेंसी एज, तो ये जो है आपका 6 और 7 वर्ष से प्रारंभ होता है और 12 वर्ष तक चलता है। और इसमें जो होता है, तो इसमें जो होता है वो लिंग मतलब प्रधानता बढ़ने लगती है। लड़के और लड़की समझने लगते हैं कि मैं लड़की हूँ और आप लड़के हैं, लेकिन इसमें जो है यौन इच्छा सुस्त रहती है, यहाँ पे सुप्त रहती है। और यहाँ पे बच्चे जो है वो जैसे चित्रकारी, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद आदि में मतलब व्यस्त रहते हैं, और उसी से जो है अपनी अलैंगिक क्रियाओं को मतलब लैंगिक इच्छाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम नेक्स्ट और आखिरी लास्ट जननेंद्रियावस्था की बात करें, जिसे जेनाइटल स्टेज कहते हैं, तो जेनाइटल स्टेज जो अंतिम अवस्था है, जो 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर निरंतर चलती रहती है। तो इसमें किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था दोनों ही सम्मिलित रहती है। किशोरावस्था के दौरान किशोरियों में अनेक तरह के शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जैसे आपको पता ही चल गया होगा कि किशोरावस्था परिवर्तन शारीरिक और मानसिक परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है। एवं उनकी जननेंद्रियाँ विकसित हो जाती हैं, उनमें समलिंगी व्यक्तियों के साथ बातचीत करने, उठने बैठने और रहने की प्रवृत्ति होती है। जैसे फ्रायड ने समलिंग कामुकता होमोसेक्सुअलिटी कहा है। किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर प्रवृत्त होने पर व्यक्ति में समलिंग कामुकता कम होने लगती है, एवं विषमलिंगी कामुकता मतलब हेट्रोसेक्सुअलिटी, लड़का लड़की के प्रति, लड़की लड़का के प्रति मतलब जो है वो विकसित होने लगती है, और उनकी तरफ जो है क्या बोलेंगे अट्रैक्ट होने लगती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अगर हम इसको मतलब अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, इसको अभी मैंने ऐसे आपको एक जानकारी के रूप में समझा दिया है, इसको डिटेल से हम फिर कभी पढ़ेंगे। हमने इसलिए इसको लाया ताकि आप अगर कल को क्वेश्चन का, ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है क्योंकि रेट में मेंशन भी नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि मिला के क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन कुछ और पूछते हैं और उसमें जो है ऑप्शन दे देते हैं, तो ऑप्शन दे देते हैं तो उस ऑप्शन को आपको पता होना चाहिए कि ये किसके बारे में बात करता है। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए बड़ा बाकी हम इसको डिटेल से आगे कभी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर नहीं आया है तो आप फिर से बताएं, मैं आपको इसको फिर से समझा देती हूँ। तो फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसे साइको एनालिटिक थ्योरी भी कहते हैं इंग्लिश में, इनका पूरा नाम सिगमंड फ्रायड है। और इन्होंने जो है जो 2 मुख्य संपत्ति कौन कौन से दिए हैं, चेतन, अर्धचेतन व अचेतन तथा इदम, अहम और पराहम। तो जो चेतन होता है वो आपके जो इन्होंने, हाँ माफ़ करिएगा, इन्होंने अचेतन को मतलब व्यक्तित्व की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। और इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई हैं। और लिबिडो की बात की है, जो कि लैंगिक ऊर्जा या सेक्सुअल एनर्जी को प्रमुखता दी है, और उसी के आधार पर इन्होंने 5 लैंगिक अवस्थाएं बताई हैं, जो कि है मुख्यावस्था, कुदावस्था, शिशनावस्था, अव्यक्तावस्था और जननेंद्रियावस्था। तो इतना आप याद रखिएगा ताकि आप जो है अगर सामने कोई ऐसा ऑप्शन दिखे तो आपको मतलब इससे परेशानी किसी तरह की ना हो। तो इसीलिए हमने सोचा कि ये लाना आपके सामने ज़रूरी है। चलिए हम नेक्स्ट अब चलते हैं नेक्स्ट जगह। तो अगर हम मैस्लो की बात करें, मैस्लो के मानवतावादी सिद्धांत, जो मैस्लो का मानवतावादी सिद्धांत है, इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक या मनोविश्लेषणवाद का जो है इन्होंने मतलब कटु आलोचना उनकी की है। और इन्होंने माना है कि मांग सिद्धांत में व्यक्तित्व को व्यक्ति के अंतर्निहित मनोवैज्ञानिक मांगों जरूरतों के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो जो मनुष्य की एक बेसिक ज़रूरतें होती हैं उनको इन्होंने बताया है। मैस्लो के सिद्धांत को
संपूर्ण गत्यात्मक होलिस्टिक डायनेमिक थ्योरी या अभिप्रेरणा सिद्धांत मोटिवेशनल कहा जाता है। और मैस्लो ने अभी जो प्रेरकों को 5 वर्गों में बताकर निम्न बात पदानुक्रम प्रस्तुत किया है। तो आइए हम देखते हैं कि मतलब माफ़ करिएगा, मैस्लो ने क्या क्या बात की है। अब्राहम मैस्लो इनका पूरा नाम है। तो इन्होंने होलिस्टिक और डायनेमिक थ्योरी या अभिप्रेरणा सिद्धांत मोटिवेशनल कहा जाता है इन्हें। ठीक है, तो अगर इनकी हम यहाँ पे जो 5 मांग के सिद्धांत हैं जो इन्होंने पदानुक्रम प्रस्तुत किए हैं, तो इन्हें हम बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है हमारी दैहिक मांग, सुरक्षा मांग और सामाजिक मांग, जिसे निम्न स्तरीय मांग कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ये हमारा यहाँ से ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ये ऐसे आता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर सबसे पहले हम बात करें जैसे कि नंबर 1, तो नंबर 1 है कि दैहिक मांग हो गई। दैहिक मांग जैसे साइकोलॉजिकल नीड से, जैसे माफ़ करिएगा, फिजियोलॉजिकल नीड जो है जिसे दैहिक मांग कहते हैं। तो दैहिक मांग जो होती है वो हमारे जैसे बचपन में मतलब क्या होता है कि दैहिक मांग जो है जैसे कि दैहिक मांगों के अंतर्गत जो आता है वो है भोजन, पानी, निद्रा, यौन क्रिया, सीमांत ताप, एक्सट्रीम टेम्परेचर जिसे कहते हैं, से बचने जैसी जैविक अस्तित्व की ज़रूरतें जरूरी मांगे आती हैं। वस्तुतः दैहिक मांग व्यक्ति के जैविक अस्तित्व व संपोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। तो आप समझ सकते होंगे कि दैहिक मांग क्या है, खाना पीना सोना है ना, मतलब और जो है यौन क्रियाएँ, ये सारी जो है, और उनसे बचने के लिए हमारे पास जैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचने के लिए अपना जैविक अस्तित्व की जरूरी मांगे में आता है। तो आपको दैहिक मांग समझ में आ गया होगा कि खाना पीना सोना आदि जो है वो दैहिक मांगों के अंतर्गत आता है। और अगर हम सुरक्षा की यहाँ पे बात करें, सुरक्षा मांग की, तो सुरक्षा मांग जो है, सुरक्षा मांग जैसे कि आप समझ सकते होंगे कि सुरक्षा मांग क्या होती है। जैसे कि मतलब रहने के लिए घर हो, है ना, और जो है हम सेफ जगह रहें, है ना, हर जगह हमें खाने पीने की, रहने की मतलब जो है मतलब सुरक्षा हो, है ना। हम जो है एक रोज़गार हमें चाहिए जो कि हम अपनी जो दैनिक ज़रूरतों को है पूरा कर सके। तो ये सभी जो है वो सुरक्षा दैहिक मांग पूरी हो जाने के बाद जो है वो सुरक्षा की मांग इंसान करता है कि हमारी एक फैमिली हो, और जो है हमारा एक घर हो, हमारे खाने पीने की चीज़ें हों, है ना, एक जो है मतलब हम दूसरों पे असहाय मतलब दूसरों पे आश्रित ना रहें, हमारा एक अपना जो है रोज़गार हो। तो ये सब सुरक्षा मांग में आता है। अगर हम फिर इसके आगे हम सामाजिक मांग की बात करें जो कि उच्च में आ जाएगा, और ये जो 2 मांगे हैं वो निम्न मांगे हैं, इनको ध्यान रखिएगा। दैहिक मांग कभी कभी पूछ लेते हैं ना कि निम्न मांगों में से क्या के अंतर्गत क्या आता है या उच्च मांगों के अंतर्गत क्या आता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि दैहिक मांग और सुरक्षा मांग जो है निम्न उच्च स्तरीय मांग में आता है। दैहिक मांग क्या है, खाना पीना सोना और यौन क्रियाएँ आदि जो है मतलब आती हैं इसके अंतर्गत। और सुरक्षा मांग में क्या होता है कि जब दैहिक मांग पूरी हो जाती है तो ये होता है कि एक हमारे पास घर हो, एक कार हो, और एक जो है अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए एक रोज़गार हो। तो ये सब सुरक्षा मांग के अंतर्गत आता है। हमारे परिवार में सभी सेफ रहें, स्वास्थ्य सबका अच्छा रहे, तो ये सभी जो है सुरक्षा मांग के अंतर्गत आता है। अगर सामाजिक मांग की बात करें तो एक सोशल नीड्स होती है कि हमारे समाज में पहचान क्या है। तो फिर इंसान इन दोनों को पूर्ण हो जाने के बाद जो है वो अपनी मतलब समाज में पहचान बनाने के लिए परेशान होता है। तो इसके अंतर्गत स्नेह, संबंधता, परोपकारी जैसी मांगे आती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सामाजिक मांग क्या होता है। फिर हम अगर चलेंगे स्व मांग, स्व सम्मान मांग मतलब सेल्फ स्टीम नीड्स। यहाँ पे होता है कि हमें मतलब एक अपनी ऐसी पहचान बनाइए जो एक मतलब हमारा सभी सम्मान करे हो, हम खुद का सम्मान कर पाएँ। तो इसके अंतर्गत जो है जैसे स्वनियंत्रण, स्वानुशासन, सतत प्रयास, तो ये सब जो है मतलब इसके अंतर्गत आता है। और मतलब जो है सतत प्रयास, त्याग, साहस, संकल्प, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आती हैं। या स्वतंत्रता हो, आत्मविश्वास हो, है ना, वर्धन, स्वतंत्रता, स्वाभिमान जैसी मांगे समाहित रहती हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा। अब अगर हम आत्मसिद्धि की बात करें तो आत्मसिद्धि की बात भी वही आ जाती है कि आत्मसिद्धि से तात्पर्य स्वयं की पूर्ण क्षमताओं को पहचान कर उनके अनुरूप स्वयं को विकसित करने व प्रस्तुत करने से होता है। मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई बालक जो है वो अपनी अपनी क्षमताएं पहचानने के बाद उसे पता चल जाता है कि हम शिक्षक बनने के लायक हैं कि नहीं है। कोई बालक है तो उसके अंदर ये होता है कि वो
आईएएस बनने लायक है कि नहीं है। तो ये सारी जो है वो आत्मसिद्धि की पहचान करने के लिए हैं, मतलब वो अपने आत्मसिद्धि की मांग के सर्वाधिक निर्बल होने एवं इसके लिए स्वानुशासन, स्वनियंत्रण, सतत प्रयास, त्याग, साहस, संकल्प जैसे उच्च स्तरीय गुणों की आवश्यकता होने के कारण अधिकांश व्यक्ति प्रायः इस सोपान तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि इसमें जो है बहुत लोग भ्रमित रहते हैं। जैसे है आप देखे होंगे मिडिल क्लास, अगर हम मिडिल क्लास की बात करें, खासकर जो मध्यम वर्गीय हैं, उसमें से बहुत से बच्चे ये होता है कि बनना कुछ चाहते थे और बन कुछ और जाते हैं, क्योंकि वो कभी आत्मसिद्ध कर ही नहीं पाते, वो मैं अपने आप को पहचान ही नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में मुझे क्या चाहिए। तो यहाँ पे जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आती है, तो ये सभी जो है मैस्लो के मानवतावादी सिद्धांत की जो पदानुक्रम थे, और इन्हें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये भी कभी कभी में से पूछ लेते हैं, क्वेश्चन आ ही जाते हैं इससे, तो इन्हें याद रखिएगा। इन्होंने 5 पदानुक्रम दिए थे। 2 जो दैहिक मांग, सुरक्षा मांग हो, निम्न स्तरीय मांग में आता है, सामाजिक मांग, स्वसम्मान मांग, और जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये जो है आपका उच्च स्तरीय मांग में आता है। तो दैहिक मांग में क्या आता है, खाना पीना, यौन इच्छाएं आती हैं, और जो सुरक्षा मांग है उसमें घर, कार और रोजगार आता है, और जो सामाजिक मांग होती है कि समाज में अपनी क्या पहचान है, ये आता है। स्वसम्मान मांग में होता है कि हम मतलब हमारा भी एक सम्मान हो, ओहदा हो, फलाना ढिमकाना। और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आता है वो आपको मतलब वो आत्मसिद्धि जो होती है कि हम अपने आप को कैसे मतलब वो कर पाएंगे, अपने आप को कैसे व्यक्त करें, और हमारी क्या नीड्स है, क्या हम बनना चाहते हैं और क्या नहीं बनना चाहते हैं, क्या पाके, तो वहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाती है। तो स्वसम्मान में जैसे व्यक्ति मतलब जो है वो आत्मविश्वास और जो है स्वतंत्रता, स्वाभिमान जैसी मांगे मतलब करता है खुद से, है ना। तो ये सारी आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके बताइएगा, हम कल फिर से समझा देंगे। तो इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसकी जो पापन की विधियाँ हैं वो हम कल समझेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पढ़ाई लिखाई जारी रखें। मिलते हैं एक नए टॉपिक, क्या टॉपिक यही है, लेकिन इसके अंतर्गत आज अगर मैं कराने में लग जाती तो फिर ये 1 घंटे की क्लास चली जाती है, क्योंकि मैंने सोचा कि आपको कुछ जो सिद्धांत हैं, जो मेन सिद्धांत है, हालांकि इसमें कुछ सिद्धांत तो शेल्टन शरीर रचना का सिद्धांत आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो है क्रैशमर के शारीरिक दृष्टिकोण से इन्होंने एक्टोमार्फिक, इंडोमार्फिक और मिसोमार्फिक दी है, मतलब जो लंबकाय और गोलकाय और जो है मतलब उससे मिलता जुलता है, आप उसका ध्यान दीजिएगा, उन्हीं से मिलता जुलता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि शेल्टन का बता दें आपको। बाकी इसमें कैटल का जो है उन्होंने 16 पीएफ पर्सनालिटी दी हैं, बताई हैं, और जो है मैस्लो फ्राइड पढ़ा ही दिया है, और इक्सन ऑलपोर्ट वगैरह मैं डिटेल से पढ़ाऊँगी फिर कभी। अभी के लिए इतना ही मुझे ज़रूरी लगा, तो मैंने कहा कि इतनी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। बाकी इसके ऊपर हम मैराथन तो लाएंगे ही, पहले एक कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक बारी में क्या इंपॉर्टेंट है वो सारी मैं की पॉइंट ले आऊँगी मैराथन के ज़रिए, और क्वेश्चन करा दूँगी, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय।